हेलो गाइस, दिस इज सीए विशाल जैन, या फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। गाइस, सो मैं आपके लिए लास्ट 5 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपी सबको इवैल्यूएट करा था। और जो भी कोई अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठ के मिल रहा है ना मुझे, मैं उसको आपके लिए पिक करके लेके आ जा रहा हूँ। तो पास्ट पेपर्स का तो लास्ट 10 अटेम्प्ट का मैंने एनालिसिस बना के टॉप 20 क्वेश्चन बना के डाल दिया है। सुपर 75 मैंने आपके लिए बना के डाल दिया है। अब मुझे आरटीपी नवंबर 23 में एक जबरदस्त क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बहुत ताबड़तोड़ है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आप पहले सॉल्व करके नहीं गए और एग्जाम में आ गया तो आपको एक बार तो दिक्कत होगा। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एक बार पूरा एंड तक देख लो, उसके बाद तुरंत इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, चलो डिस्कस करते हैं बार। नाउ आरटीपी ऑफ नवंबर 23 तो क्या दे रहा है, पेरेंट का और सब्सिडरी का आपको बैलेंस दे रहा है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बोल रहा है ईश्वर इन विनायक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दोनों का ड्राफ्ट बैलेंस शीट दिया है, किस डेट का, 31 मार्च। X4 का ड्राफ्ट बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओके, नाउ अब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ईश्वर लिमिटेड्स इन्वेस्टमेंट इन विनायक। On 1st April 20x1, Iswar Limited acquired 400 million shares in Vinayak by means of share exchange. By means of share exchange of one share in Iswar for every 2 shares acquired by Vinayak. तो हमने कितना शेयर अक्वायर किया, 400। हमने कितना अक्वायर किया, 400। हमें देना कितना पड़ेगा, 400 इंटू 1/2, हमें उतना देना पड़ेगा। और हमारे हर एक शेयर का दाम कितना है, 7 रुपया। हर एक शेयर का दाम कितना है, 7 रुपया। तो हमारा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एक्सचेंज कितना हो गया, 400 इंटू 102, 1/2 शेयर एक्सचेंज रेशियो हो गया, इंटू मेरे पर शेयर का दाम है 7 रुपया। तो एक्सचेंज कितना हो गया आपका, ये 1400 रुपया हो गया। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट्स, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब फिर क्या बोल रहा है, ईश्वर लिमिटेड अपॉइंटेड अ प्रोफेशनल फॉर्म फॉर कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ विनायक, द कॉस्ट ऑफ विच अमाउंटेड टू 15 मिलियन। ओ ओके ओके, तो ये क्या हो गया, एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, जिसको हम लोग को P&L में ट्रांसफर करते हैं हम लोग। ईश्वर लिमिटेड इंक्लूडेड दीज, ईश्वर लिमिटेड, ये क्या कर दिया तुमने भाई, ईश्वर लिमिटेड इंक्लूडेड दीज एक्विजिशन कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विनायक इन द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ ईश्वर लिमिटेड। घंघोर पाप हो गया, ये तो पाप हो गया, पाप, ये पाप हो गया, ये क्या पाप हो गया, ये क्या पाप हो गया, राइट। तो ये बोला ये 15 मिलियन को जाना था P&L में, हमने इन्वेस्टमेंट के साथ कैपिटलाइज कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने कंसोलिडेशन में आपको क्या पढ़ाया था बताओ, कंसोलिडेशन मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ, तो स्टेप्स पढ़ाए थे आपको। स्टेप्स याद है क्या, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, रेक्टिफाई इन्वेस्टमेंट्स इफ एनी, राइट, रेक्टिफाई इन्वेस्टमेंट्स इफ एनी। उसके बाद एलोकेशन ऑफ नेट एसेट्स बनाओ, एलोकेशन ऑफ नेट एसेट्स बनाओ। उसके बाद गुडविल निकालो, उसके बाद एनसीआई निकालो, उसके बाद कॉन्सोल आरई निकालो, उसके बाद अपना आप कॉन्सोल बैलेंस शीट बनाना। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, 5-6 स्टेप्स होते हैं कॉन्सोल के। तो यहां पर सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में पाप हो गया है। Now there has been no change in the carrying amount of this investment in the Iswar Limited balance sheet since 1st April 2001। बोला कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, वेरी गुड। नाउ तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिलियन से इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ कर देते हैं। तो आ जाओ, देखो मैंने 15 मिलियन से इन्वेस्टमेंट को कर दिया राइट ऑफ। कॉन्सोल P&L से राइट ऑफ किया टू इन्वेस्टमेंट 15। अब हमारा क्योंकि हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो कॉन्सोल P&L एक्यूमुलेट होकर कहां जाएगा, कॉन्सोल आरई में जाएगा। तो हमने ब्रैकेट में, इसलिए मैंने आरई लिख दिया 15 मिलियन। ओके, ये इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया है, जो कि गलत था। हमें इसको ट्रांसफर करना था कहां पे, P&L में भेजना था। तो हमने इससे इन्वेस्टमेंट को रेक्टिफाई कर दिया। तो ये वाला हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट्स का बात। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऑन 1st April X1, बोला जिस दिन हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया उस दिन फॉलोइंग बैलेंस था। ओ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छे से क्वेश्चन ने सेट किया है। जिस दिन अक्वायर किया उस दिन का रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस दे दिया है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी का भी बैलेंस दे दिया है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एलोकेशन ऑफ नेट एसेट्स बना लेते हैं। आ जाओ, अब एलोकेशन ऑफ नेट एसेट्स में क्या होगा, यहां पे
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो तो फटाफट। सब्सिडरी का मतलब विनायक भाऊ का यहां पे क्या बोल रहा है, 5 लाख का शेयर कैपिटल, 10.5 लाख का रिटेन अर्निंग्स और 50,000 का अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, तो ये 3 डेटा दिया हुआ है। अब हमारे पास शेयर कैपिटल, मैंने क्या बोला, अगर डेटा नहीं दिया तो अज्यूमिंग कांस्टेंट, तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहा, हम लोग ये मानेंगे। रिटेन अर्निंग्स का डेट ऑफ एक्शन पे बैलेंस दिया है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी का भी रिटेन अर्निंग्स पे बैलेंस, डेट ऑफ एक्शन पे बैलेंस दिया है। तो आ जाओ बनाओ। तो ये वाला हमारे बैलेंस शीट से लाया हमने, ये बैलेंस शीट से लिया, ये वाला अज्यूम किया कि सेम है यहां से, और ये वाला डेटा अगेन एडजस्टमेंट में दिया हुआ था ना। इससे हमने मूवमेंट निकाला तो 3 लाख का मूवमेंट आया, इससे हमने मूवमेंट निकाला तो 3 लाख का मूवमेंट आया, और इसमें 25,000 का मूवमेंट आया। तो मतलब हमने साल भर में प्रॉफिट कमाया, हमने साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया, मतलब साल भर नहीं, मतलब सॉर्ट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन में हमने प्रॉफिट कितना कमाया, नॉट साल भर, सॉरी टू से दैट, 3 साल हो गया ना, 2 3 4, 3 साल में हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 3,25,000। 3 साल में हमने प्रॉफिट कमाया है 3,25,000। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स था 12,75,000। अब हमें क्या करना है बच्चों, बताओ तो, आगे पढ़ो। द डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर लिमिटेड कैरी आउट ए फेयर वैल्यू एक्सरसाइज, मतलब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 800 मिलियन, बोला प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट 800 मिलियन था, जिसमें से लैंड कंपोनेंट 350 है और बिल्डिंग 450 है, जिसका फेयर वैल्यू 1,000 है। लैंड का 400 है, लैंड का था कितना 350, लैंड का हो गया 400, और क्या बोल रहा है, बिल्डिंग का है था 450, हो कितना गया 600। तो कितना कितना इंक्रीज हो बताओ तो, लैंड में हो गया इंक्रीज 50 का, और इसमें इंक्रीज हो गया 150 का, राइट। नाउ लैंड पे एक्सेस डिप्रेशन आएगा क्या, नहीं, लेकिन बिल्डिंग पे आएगा क्या, हाँ बिल्डिंग पे आएगा। द बिल्डिंग्स component of the property had an estimated useful life of 30 years at 1st April 20x1। बोला बिल्डिंग का 30 इयर्स का यूजफुल लाइफ है, बिल्डिंग का 30 इयर्स का यूजफुल लाइफ है। ओके ठीक है, चलो तो इसको एडजस्ट करो। यहां पे लैंड पे आया 50,000, बिल्डिंग पे आया 150,000, बिल्डिंग पे एक्सेस डिप्रेशन डाला हमने 150/30, और 3 साल, क्यों, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, 3 साल, पोस्ट एक्शन पीरियड में 3 साल है, तो हमने 3 साल का डिप्रेशन डाला। तो आई बिलीव ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, ये वाला पार्ट क्लियर होगा, ये वाला पार्ट क्लियर होगा। सर इसमें नया क्या था, ये तो क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं लगा मेरे को, सॉल्व करो पता चलेगा नया क्या है। प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 600 एंड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 700। ओके, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है 700 का, तो यहां पे फेयर एडजस्टमेंट कितना हो गया 100। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट में ला लो, यहां पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना हो गया, देखो तो 100, 700, 600 से 700 ना। अब इसका एक्सेस डेप्रेशन कितना आया बताओ तो, ना इसका डेप्रेशन के लिए क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ दिस प्लांट वाज 4 इयर्स। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है 4 साल, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 4 साल। 4 साल था, 3 साल डेप्रिसिएट कर दिए होंगे, तो हमने इसको डेप्रिसिएट कर दिया इतना से, हमने इसको डेप्रिसिएट कर दिया इतना से, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर कहीं तो कुछ नया नहीं मिला, आप फिजूल का ही बोल रहे थे, अच्छा क्वेश्चन है क्या, अरे सुनो तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑन 1st April 20x1 द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ विनायक डिस्क्लोज्ड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड इफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी इज प्रोबेबल, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी, अगर यहां पे क्या होता है, हमने क्या बताया था क्लास में आपको, मैंने अगेन कंसोलिडेशन के वीडियो में पूरा कंटिंजेंट लायबिलिटी का बताया था फ्लो चार्ट से। आपको लेके चलूं क्या 1 मिनट, चलो 1 मिनट रुकता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं, तो आपको क्या होता है पूरा और रिवीजन भी हो जाएगा। कितना आप जाके वीडियो देखोगे, बार बार वीडियो थोड़ी देखोगे, तो एक बार रिवीजन करा ही देता हूं ना मैं इस पार्ट, मैं पूरा नहीं, बस उस प्रोविजन वाले पार्ट का आपको रिवीजन करा देता हूं बस। कहां गया, अच्छा वो बिजनेस एक्विजिशन में पढ़ाया था क्या हमने, बिजनेस कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था ना। ये रहा पेज 15, ये रहा, देखो देखो पूरा एक समरी बनाया था मैंने इसका चार्ट के साथ, एकदम डिटेल्ड।
बोला आपका होता है दो चीज, ऑब्लिगेशन होता है दो तरह का, एक होता है जहां पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जहां पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। बोला अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है मतलब आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ओके, तो उसके कारण हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड किए थे अपने इंडिविजुअल एफएस में, ओके। तो बोला वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को अभी भी हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी ही बोलेंगे, उसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, हमारा आउटफ्लो सर्टेन था तो हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड किया, हमारा आउटफ्लो सर्टेन नहीं था लेकिन हमारा आउटफ्लो प्रोबेबल था, हमारा आउटफ्लो प्रोबेबल था, तो हमने क्या किया था, अगर अमाउंट एस्टिमेट कर सकते थे तो हमने प्रोविजन रिकॉर्ड किया था। हमारा आउटफ्लो प्रोबेबल था और हम लोग अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते थे तो हमने उसका प्रोविजन रिकॉर्ड किया था। अगर हमारा आउटफ्लो प्रोबेबल था और अमाउंट एस्टिमेट कर ही नहीं सकते थे तो हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया। अगर अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं तो आज भी उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को कुछ नहीं कर सकते, हमें ना चाहते हुए भी उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं था, अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं था तो हमने उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया था, राइट। लेकिन अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं था इस कारण से हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा दिया था। अगर उसका अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हैं, अगर उसका अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग, तो उसको बोला हम लोग प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इसका क्या सिंपल लॉजिक है, हम लोग किस केस में कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कब रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी इज इन द नेचर जहां पे आउटफ्लो प्रोबेबल तो नहीं है लेकिन उसका अमाउंट एस्टिमेट किया जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे वो उसका आप प्रोविजन बनाओगे, उस कंटिंजेंट लायबिलिटी का आप प्रोविजन बनाओगे और रिकॉर्ड करोगे एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ओके ना। अगर आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी ड्यू टू पॉसिबल ऑब्लिगेशन, उसका प्रोविजन नहीं बनेगा। अगर आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी क्योंकि अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड तो उसका भी प्रोविजन नहीं बनेगा, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ इसका ही प्रोविजन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ही प्रोविजन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ही प्रोविजन बनता है कंटिंजेंट लायबिलिटी वाले केस में। कमिंग बैक टू माय कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस डे 75 का 2, सुपर 75 का डे 2, okay. Now on 1st April 2001 the notes of the financial statements disclosed a contingent liability, okay. On 1st April 2001 the fair value of this contingent liability was measured at 30 million, okay. Now तो हम लोग क्या करेंगे, इस 30 मिलियन को फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्लियर, सॉर्टेड। तो सर इसमें भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या, द कंटिजेंसी वाज रिजॉल्व्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 एंड द पेमेंट वर नो पेमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड। बोला पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो हमने इस प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा पोस्ट पीरियड में, इस प्रोविजन को रिवर्स करेंगे पोस्ट पीरियड में, तो हमने रिवर्स कर दिया पोस्ट पीरियड में, रिवर्स कर दिया पोस्ट पीरियड में, तो ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द इंडिविजुअल एफएस, ओके ठीक है, तो हमने एडजस्ट करा दिया, तुमने नहीं किया कोई बात नहीं, हमने करा दिया, ओके। इन द कंसोल एफएस द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, अब क्या बोल रहा है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द कंसोल एफएस द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, आपने जो भी फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट किया है will be regarded as temporary difference for the purpose of computing deferred tax, for the purpose of computing deferred tax। मतलब क्या, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया नहीं, कि इस तरह का क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहां पे कि आपका यहां पे जितना भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया है ना आपने, सब पे डेफर टैक्स आएगा। जितना भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स किया है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के कारण एडजस्टमेंट्स किया है, सब पे डेफर टैक्स आएगा, सब पे डेफर टैक्स आएगा। तो अब देखो यहां पे कितना कितना एडजस्टमेंट्स है, एट द रेट ऑफ 20%। आ जाओ, तो अब यहां पे ना बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, अगर आपका गेन है तो डेफर टैक्स लायबिलिटी, अगर आपका नुकसान है तो डेफर टैक्स असेट। बस सिंपल सा पॉइंट एक ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका गेन हुआ है तो डेफर टैक्स लायबिलिटी, अगर आपका लॉस हुआ है तो डेफर टैक्स असेट। लॉजिक समझाओ, तो लॉजिक सिंपल सा इतना है, यहां पे आपके अपने बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट पे होगा असेट, आपने फेयर वैल्यू पे किया तो असेट की वैल्यू को इंक्रीज कराया, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा,
तो फ्यूचर में हमारा टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगा, फ्यूचर में हमारा टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगा। तो अगर फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगा तो फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नाउ अगर आपने आज डिक्रीज किया है, आपने आज फेयर वैल्यू का लॉस रिकॉर्ड किया है, राइट, तो फ्यूचर में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, तो ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। नाउ अगर बात करो एक्सेस डेप्रिसिएशन, अगर बात करो एक्सेस डेप्रिसिएशन का, तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है, ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन हमने कंसोल के बुक्स में तो आज रिकॉर्ड कर लिया, हमने कंसोल के बुक्स में तो आज रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसका डिडक्शन जो हमें, इसका डिडक्शन हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसका डिडक्शन हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो ये हो गया आपके लिए डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस एंड वी विल रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट फॉर द सेम। अब देखो यहां पे डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या क्या गेन है मुझे बताओ तो फटाफट, गेन क्या क्या हुआ है देखो फटाफट, गेन गेन गेन, राइट, ये 3 गेन है, गेन गेन गेन, ये भी गेन, ये भी गेन, ये भी गेन, तो कितना गेन हो बताओ तो 50,000, 1,50,000 प्लस 1 लाख, कितना हो गया 3 लाख का गेन हुआ, माइनस 30,000 का नुकसान, क्योंकि आपने प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड किया, तो आपका कितना हो गया नेट गेन 2,70,000। नेट गेन मतलब नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा डेट ऑफ एक्विजिशन का कितना पे 20% पे, तो कितना हो गया 54,000। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या? ओके, नाउ कमिंग टू पोस्ट एक्विजिशन, तो यहां पे आपने रिकॉर्ड किया नेट एक्सपेंस, नेट एक्सपेंस, और ये हो गया रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, तो नेट में कितना आ रहा है देखो तो 15,000 प्लस 75,000 माइनस 30,000 इस 60,000 का नेट एक्सपेंस, तो इसका 20% कितना हो गया 12,000, ये हो गया डेफर्ड टैक्स असेट, इसका हो गया डेफर्ड टैक्स असेट, इसका हो गया डेफर्ड टैक्स असेट, राइट, इसका हो गया डेफर्ड टैक्स असेट। तो ये हो गया आपका पूरा एडजस्टमेंट। यही इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पहलू था, और भी है इस क्वेश्चन में, सिर्फ यही नहीं है, और भी है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पहलू, बट ये भी वन ऑफ देम था, ये भी वन ऑफ देम था। सो बोलो ये पॉइंट क्लियर है क्या आपको, क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स को देख के डरना नहीं है, कंसोलिडेशन में डेफर्ड टैक्स को देख के डरना नहीं है, रादर डेफर्ड टैक्स को क्या बोलना है कि देख भाई अगर तूने आज फेयर वैल्यू में गेन दिखाया है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अगर फेयर वैल्यू में लॉस दिखाया है तो डेफर्ड टैक्स असेट, अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन है पोस्ट पीरियड में, कोई आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, बोला एक्सपेंस आएगा पोस्ट पीरियड में, तो ये हो गया डेफर्ड टैक्स असेट, अगर इनकम आ रहा है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी झोल झाल वाला बात नहीं है यहां पे। आई बिलीव ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो नेट एसेट्स आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेशन में यूज करते हैं, पोस्ट में जो आता है उसको पेरेंट और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग। नाउ अब गुडविल कैसे निकालोगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट मालूम था 14 लाख का, 14 लाख का इन्वेस्टमेंट, हाँ देखो ना आपका निकला था ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकला था 1400 मिलियन का निकला था ये, राइट, तो मिलियन को आप थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दो ना, तो थर्ड थाउजेंड्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि बैलेंस शीट आपका थाउजेंड्स में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी फॉर्मेट पर काम करेंगे। ओके, तो आ जाओ थाउजेंड्स में कन्वर्ट करोगे मिलियंस को, तो आपका यहां पे आ जाएगा 14 लाख। एनसीआई आपका क्वेश्चन में कुछ एनसीआई के बारे में नहीं बोल रहा है, तो एनसीआई पर निकलेगा प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड से, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट आपने निकाला 14,91,000 आपने निकाल लिया। ओके, तो गुडविल आ गया 20,72,000 का आपका आ गया गुडविल, नॉट 20 लाख, 2,07,200, 2,07,200 का आ गया आपका गुडविल। इधर इन्वेस्टमेंट 15 से कम नहीं होगा, खा गए ना धोखा, खा गए ना धोखा। हमने ये जो 1400 लिया, ये कौन सा लिया, ये कौन सा लिया देखो ना, हमने जो ये 1400 निकाला था ये वाला लिया। अब जो बोलना ना 15 इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब पता है क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है जो ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आ रहा है ना, ये 21.15 लाख जो है, इसमें से 14 लाख तो हमारा है, और इसमें से 14 लाख तो हमारा विनायक भाव में इन्वेस्टमेंट है, 15,000 जो है एक्विजिशन कॉस्ट है, और जो रिमेनिंग है ना 7 लाख, रिमेनिंग 7 लाख कोई और इन्वेस्टमेंट होगा।
रिमेनिंग 7 लाख कोई और इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये 15,000 का बात कर रहा है कि ये एक्विजिशन कॉस्ट है, तो हमने तो उसको कंसिडर ही नहीं किया ना, हमने तो सिर्फ ये डायरेक्ट ये वाला लिया। देखो ना, हमने कौन सा लिया इन्वेस्टमेंट, हमने डायरेक्ट ये वाला ही लिया ना, तो इसमें तो कोई एक्विजिशन कॉस्ट का इंपैक्ट नहीं आ रहा है ना, इसमें एक्विजिशन कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है ना। गेटिंग माय पॉइंट आशीष? इसमें एक्विजिशन कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये आ गया आपका गुडविल 2,07,200। आई बिलीव यहां तक आप लोग को सबको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक डेफर टैक्स वाला पॉइंट था, मैंने वो समझा दिया आपको। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में, अब चलते हैं क्वेश्चन के आगे। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे देखो, नो इम्पेयरमेंट ऑफ the goodwill on acquisition of Vinayak was evident when reviews were carried out on 31st March 2000 and X3। हमारा शेयर्स हमने अक्वायर कब किया था बताओ तो? हमने अक्वायर किया था 1 अप्रैल X1 को, हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया था 1 अप्रैल X1 को। एक मिनट रुको, फर्स्ट अप्रैल X1 को अक्वायर किया, उसके बाद रिपोर्टिंग डेट क्या आया? 31 मार्च X2, 31 मार्च X3, और आज क्या है? 31 मार्च X4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑफ विनायक वॉज एविडेंट ऑन 31 मार्च X2। बोला X2 में कोई भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ है, X3 में कोई भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ है, X2 X3 में कोई भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो। ऑन 31 मार्च X4, इस दिन आ गया इंपेयरमेंट। द डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर carried out a further review and concluded the recoverable amount of net assets of Vinayak at that date was 200,000 million। बोले पूरे सब्सिडरी विनायक भाऊ का, पूरे सब्सिडरी विनायक का रिकवरेबल अमाउंट है 2,000। तो मतलब हमें इसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट दिया है तो हमें इसका इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट बताओ तो? सब्सिडरी का कैरिंग अमाउंट एक तरफ, सब्सिडरी का रिकवरेबल अमाउंट एक तरफ। ओके, नाउ कंपेयर करो, इंपेयरमेंट लॉस निकालो, और इंपेयरमेंट लॉस कुछ आता है तो पहले गुडविल में एलोकेट करो, फिर नेट एसेट्स में एलोकेट करो, और नेट एसेट्स में जो एलोकेट करोगे, ओके नाउ चलो कैसे करें। तो अब आता है इंपेयरमेंट का टेस्टिंग, एंड दिस इज व्हाट अगेन इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो क्योंकि आप यू आर नॉट हैबिचुएटेड कि एक पूरे क्वेश्चन में ये इंपेयरमेंट, हमने इंडेक्स 36 में दो ये पॉइंट पढ़ा है, हमने ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग का पॉइंट पढ़ा है, कुछ नया नहीं है यहां पे, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के में इंक्लूड करके देना ये हमने नहीं पढ़ा, राइट? कॉन्सेप्ट एक भी नया नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट, ऐसा बड़ा सा एडजस्टमेंट आ जाना, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो बताओ हमारा, हम लोग इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कब कर रहे हैं? 31 मार्च X4। नाउ 31 मार्च X4 में, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन 31 मार्च X4 बताओ तो, ऑफ विनायक। डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये था, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हमने प्रॉफिट अर्न ये किया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो विल वी गेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, राइट? तो कितना और बताओ तो? 14,91,000 प्लस 2,77,000, दैट हैपेंस टू बी 17,68,000। मैं यहां पे लिख देता हूं 17,68,000। चलो, तो मैंने लिख दिया नेट एसेट्स आपका 1768 का। ओके, नाउ अब आपका गुडविल का कैरिंग अमाउंट कितना है? 2,07,200। ओके, लेकिन हमने जो गुडविल निकाला था बच्चों, वो गुडविल कैसे निकाला, क्या मान के निकाला कि एनसीआई आपका प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है। अगर आपका एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है, इसका मतलब क्या होता है? गुडविल जो है वो पार्शियल गुडविल है।
गुडविल जो है पार्शियल गुडविल है। नाउ याद करो वो कॉन्सेप्ट, याद करो वो कॉन्सेप्ट जहां मैंने बताया था कि कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सब्सिडरी। कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी में आता है नेट एसेट्स जो कि 100% पे है, लेकिन गुडविल भाई साहब सिर्फ 80% के हैं। तो डोंट यू थिंक टू मेक देम कंपेरेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ग्रॉस अप द गुडविल एंड मेक इट टू 100%। वी नीड टू ग्रॉस अप द गुडविल एंड मेक इट अप टू 100%, राइट? वी नीड टू ग्रॉस अप द गुडविल एंड मेक इट अप टू 100% एंड देन कंपेयर इट। तो हम लोग यहां पे ग्रॉस अप करेंगे। तो अब ग्रॉस अप कैसे होगा देखो, तो बोल रहे हैं 2,07,200 80% के लिए है, तो 20% के लिए कितना होगा? दैट कम्स टू 51,800। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया सब्सिडरी का? 20,27,000, 20,27,000। और हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 20 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 27,000। ये इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कहां होगा? गुडविल में। ये इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कहां होगा? गुडविल में। ये इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कहां होगा? गुडविल में। नाउ नाउ अब एक बात बताओ, ये जो इंपेयरमेंट लॉस आया गुडविल में, ये कहां कहां जाएगा? पेरेंट में जाएगा और एनसीआई में जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग। लेकिन क्योंकि हमने एनसीआई का गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं किया था, क्योंकि हमने एनसीआई का गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसलिए हम लोग उसका इंपेयरमेंट लॉस को भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग उसका इंपेयरमेंट लॉस को भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो हमारा गुडविल का इंपेयरमेंट कितने अमाउंट से हुआ? 21,600, 21,600। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कॉन्सोल आरई अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर ये क्या कॉन्सोल जो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल हुआ, इसका एंट्री क्या होता है? पीएनएल में जाता है ये। बट क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बैलेंस शीट का, तो पीएनएल तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करें? पीएनएल का बैलेंस शीट में कहां एक्यूमुलेट होता है? आरई में। तो हम लोग इसलिए कॉन्सोल आरई लिख रहे हैं यहां पे। ओके नाउ, तो कॉन्सोल आरई अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ही इस क्वेश्चन का दो इंपॉर्टेंट पहलू था, और इस क्वेश्चन में इसके अलावा अब कुछ भी जान नहीं बचा है। इस क्वेश्चन में और कुछ भी जान नहीं बचा है। हाँ, ये एक नहीं होता है, एक होता है, देखो एक होता है, बताऊं क्या? एक होता है डांसर, एक होता है वन बी डांसर। मतलब क्या होता है? दोनों में फर्क क्या होता है बताता हूं। एक होता है जो इसको एक्चुअली डांस करने का शौक है, पैशन है। एक होता है नहीं बस दिखावे के लिए डांस कर रहा है। तो ये एडजस्टमेंट बस दिखावे के लिए एडजस्टमेंट डाला गया है। देखो ये है एक्चुअल एडजस्टमेंट, जिसको मैं अप्रिसिएट करता हूं, कितना अच्छा एडजस्टमेंट डाला। ये क्या किया? क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन सेट कर रहे थे, वो बोला मेरा आज का इंटेंट क्या है? क्वेश्चन को बड़ा बनाओ। बच्चे क्वेश्चन बड़ा देख के ही आधा डर जाएंगे, बच्चे क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, आधा इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट डाला गया है बस विद अ पॉइंट, विद एन इंटेंट टू मेक द क्वेश्चन बिग। अब क्या है इस एडजस्टमेंट में? देखो तो बोला ईश्वर पेरेंट कंपनी के लिए एडजस्टमेंट दिया है, पेरेंट कंपनी के लिए एडजस्टमेंट दिया है। क्या बोला? ऑन 1 अप्रैल X3 ईश्वर लिमिटेड ने एक नॉन करेंट असेट को कंस्ट्रक्ट कराया है जिसका लाइफ 20 साल है, और उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हमने सही रिकॉग्नाइज कर लिया है। लेकिन उसके साथ साथ एक ऑब्लिगेशन भी आ गया डीकमीशनिंग का, रिस्टोरेशन का। ओके, डीआरआरसी का बात कर रहा है। और वो कितना आया है? वो आया है 125 मिलियन का। वो आया है 125 मिलियन का। और इस 125 मिलियन का जो आया, हमने क्या किया? इसको गलती से, क्योंकि लाइफ 20 ईयर्स था, तो 125 बाय 20 किया तो आ गया 6.25। तो हमने इस साल 6.25 का प्रोविजन बनाया, तो ये तो गलत है। तो होना क्या चाहिए था? 125 का प्रेजेंट वैल्यू लाके उसका प्रोविजन बनाना था, और फिर उसको इस साल अनवाइंड करते और एसेट पर डेप्रिसिएट करते। तो ये गलत है, राइट? तो इसलिए हमें इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसका एडजस्टमेंट कहां कहां करोगे बैलेंस शीट में? एक तो असेट को प्लस करोगे, फिर असेट को माइनस करोगे फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इट, फिर प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे, और प्रोविजन में ऐड करोगे उसका फाइनेंस कॉस्ट, और फिर आपका कॉन्सोल आरई में क्या क्या जाएगा? कॉन्सोल आरई में जाएगा आपका पहला, तो ये 6.25 को हम लोग रिवर्स करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट बस एक वानाबी एडजस्टमेंट है, एक वानाबी एडजस्टमेंट है। तो आ जाओ इसको भी डिस्कस कर देता हूं कि क्या क्या ट्रीटमेंट किया है मैंने इसका। देखो, रिवर्सल ऑफ इनकरेक्ट प्रोविजन 6.25 मिलियन था ना, तो मिलियन को मैंने सारे मिलियन को थाउजेंड्स में कन्वर्ट किया है। फाइनेंस कॉस्ट ऑन अनवाइंडिंग इतना आया,
फाइनेंस कॉस्ट ऑन अनवाइंडिंग इतना आएगा और डिप्रेशन इतना आएगा। ओके, बैलेंस शीट में प्रोविजन आएगा अनवाइंड किया हुआ प्लस फाइनेंस कॉस्ट, देखो प्रेजेंट वैल्यू प्लस फाइनेंस कॉस्ट। असेट में क्या क्या आएगा, असेट में आएगा वो प्रोविजन 39,000 का माइनस उसका डेप्रिसिएशन। कॉन्सोल आरई में क्या क्या आएगा, कॉन्सोल आरई का एडजस्टमेंट कहां गया, कॉन्सोल आरई का एडजस्टमेंट देखो कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा ये रहा, ये तीन चीज आएगा, ये तीन चीज आएगा। बोलो क्लियर है क्या, इज इट क्लियर एवरीवन। सो ये क्वेश्चन था बड़ा अच्छा सा, इस क्वेश्चन को आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू, इस क्वेश्चन को आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि क्लास खत्म होने के साथ एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से, नॉट विद द हेल्प ऑफ माई सपोर्ट, खुद से सॉल्व करना, गलती होगा ही होगा और अच्छी बात है गलती होगा। तो जब गलती हो गया तो उसके बाद क्या करना, मेरे नोट्स में मैंने पूरा सॉल्यूशन एकदम एकदम जैसे मैं क्लास में कराता हूं ना, मैंने वैसे ही पूरा सॉल्यूशन किया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना, इस सॉल्यूशन को एक बार फिर से सॉल्व करना। ओके ना, सब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा आपको गलती यहां पे हुआ है और आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस पर। ओके